हेलो गाइस, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्री फॉल और मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ा था। और इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, केपलर के प्लेनेटरी मोशन पढ़ेंगे। केपलर के जो लॉ है प्लेनेटरी मोशन के लिए, केपलर एक साइंटिस्ट का नाम है। और जो थर्ड है वो हम लोग छोटा सा एस्केप वेलोसिटी पढ़ लेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो सब। और सेंट्रीपिटल फोर्स, तो देखो इन तीनों टॉपिक में आज के टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे फोर्स की वजह से आता है, ठीक है। कैसे वो भी हम लोग जानेंगे। पहले सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वो देखो। देखो आप लोगों को सर्कुलर मोशन क्या होता है वो पता होगा। सर्कुलर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग मोशन करता है, मूव करता है, तो उस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैंने मान लो एक यहाँ से एक मैंने रस्सी लिया और उस रस्सी के यहाँ पर मैंने एक पत्थर बांध दिया। उस रस्सी से मैंने एक पत्थर बांध दिया। अब पत्थर को मैं ऐसे उस रस्सी को बीच से मैं ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा। तो ऐसे घुमाने से क्या होगा, जो पत्थर होगा वो सर्कुलर मोशन करेगा ना। जो पत्थर होगा वो सर्कुलर मोशन करेगा। यहाँ पर से मैंने रस्सी को पकड़ा है, ठीक है, यहाँ पर से मैंने रस्सी को पकड़ा है और इस रस्सी से मैंने एक पत्थर बांधा है, एक बॉल बांधा है, समझ लो। सो यहाँ से पकड़ के जब मैं इसको घुमाना शुरू करूँगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ ऐसे में सर्कुलर मोशन करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन करेगा। अब आप लोग को इतना तो समझ गया कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि सर्कुलर मोशन करने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत होती है। कोई भी मोशन करने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि अब ये ऑब्जेक्ट है, ये इस टाइम पे यहाँ पर पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि मैंने इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। अब जैसे ही मैं इस पर फोर्स अप्लाई करना शुरू करूँगा तो ये मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैंने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, देखो इसका मोशन भी शुरू हो गया है। मतलब कि कोई भी मोशन के लिए हम लोग को फोर्स की ज़रूरत होती है। तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन से फोर्स की ज़रूरत होती है? तो सर्कुलर मोशन के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत होती है, सर्कुलर मोशन के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत होती है उसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो कि सर्कुलर मोशन करवाता है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो सर्कुलर मोशन भी नहीं होता। और अगर सर्कुलर मोशन नहीं होता तो पृथ्वी एक जगह पर रुकी रहती, सन के चारों तरफ चक्कर नहीं मारती, ठीक है, सन के चारों तरफ चक्कर नहीं मारती। आप लोगों ने ये तो देख लिया कि ये मैंने इससे यहाँ से पकड़ा है और इसको मैं मूव करना शुरू करा रहा हूँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। अब ये सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, लेकिन मोशन करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत होती है। तो ये सर्कुलर मोशन कौन सा फोर्स प्रोवाइड करा रहा है? ये सर्कुलर मोशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है? सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स करा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा रहा है तो है तो फोर्स ही। अरे सेंट्रीपिटल हो चाहे कोई भी पिटल हो, है तो फोर्स ही। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग को उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो फोर्स वो भी सिर्फ सिंपल फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग को मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, एफ से डिनोट कर देता हूँ मैं उसको। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसको मैं एफ से डिनोट करता हूँ। कहीं कहीं पर एफ सी इधर सफिक्स में लिख देंगे हम लोग, वो भी चलेगा, एफ लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड अब ये निकालेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, और आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो उस टाइम पे इस फॉर्मूले से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है। अच्छा, इस फॉर्मूले से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो किधर लग रहा है, सेंट्री मतलब सेंटर की तरफ, सेंट्री मतलब सेंटर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, इसका डायरेक्शन होगा
टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, किसका सेंटर? ऑफ सर्कल, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। ये ऑब्जेक्ट घूमते घूमते यहां पर आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। ये ऑब्जेक्ट घूमते घूमते यहां पर आ गया, इसको इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। ये ऑब्जेक्ट घूमते घूमते यहां पर आ गया, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। टूवर्ड्स, हमेशा हमेशा सेंटर की तरफ, हमेशा हमेशा अलोंग द सेंटर, हमेशा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा। एक बार आप इसको देखिए, हम लोग कुछ और बातें जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि यहाँ पर लिखी जा चुकी हैं, उनको कृपया करके हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, centripetal force, when an object moves along the circumference of the circle, a force acts on it towards the center. That force is called centripetal force. जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है या तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग मोशन करता है, तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अरे भैया, एक बार जरा खुद आप लोग एक रस्सी लो, उस रस्सी से छोटा सा पत्थर बांधो, उसको ऐसे घुमाओ, उसको ऐसे जब आप घुमाओगे तो आपको ऐसा खुद लगेगा कि वो जो पत्थर है उस पर एक फोर्स लग रहा है आपके हाथ की ओर। देखो ऐसे जब घुमाओगे तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ, ये जो पत्थर है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है, किसकी तरफ लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है। इसको आप एक बार कर देखिए, आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि हाँ, इस पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो कोई बकरी ली, गॉट, ठीक है, उसको हम लोगों ने बांध दिया। अब उसको हम लोगों ने दौड़ाना शुरू किया, तो मुझे बताओ वो क्या करेगी? वो दौड़ना जब वो दौड़ना शुरू करेगी तो कौन सा मोशन करेगी? सर्कुलर मोशन करेगी। अब सर्कुलर मोशन जब वो करेगी तो उस टाइम पे उस बकरी को ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। जिसका डायरेक्शन कैसा है? जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। जिसका डायरेक्शन कैसा है? सेंटर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर से मैंने उस ऑब्जेक्ट को बांधा हुआ है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट को लगेगा कि इसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इतना हम लोग को पता है। इस टाइम पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा पता है? टेंजेंट के अलोंग। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल पर एक ऐसा लाइन जो कि सिर्फ एक पॉइंट से पास होता है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया तो ये होगा टेंजेंट, जो कि सर्कल में सिर्फ एक पॉइंट से पास होता है। जैसे ये टेंजेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो ये दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो ये टेंजेंट नहीं है। ठीक है, वो सेकंड है। वो क्या होता है वो आप लोग 10th में जानोगे। अभी टेंजेंट क्या होगा? जो कि सिर्फ एक पॉइंट से पास होगा, तो हम लोग को यहाँ पर इसका फाइंड करना है वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहाँ पर टेंजेंट बना दो, तो इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में फाइंड करना है तो यहाँ पर एक टेंजेंट बना दो, इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होने का मतलब पता है क्या है? जैसे आप लोग उसको घुमाओगे ऐसे, फिर मान लो आपने उसको घुमाकर यहाँ पर छोड़ दोगे तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाना चाहेगा। ठीक है, ऐसे जाना चाहेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया तो ये जाना तो ऐसे चाहता है, लेकिन यहाँ पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो इसको इधर खींच ले रहा है। यहाँ पर आ जाएगा तो ये जाना तो ऐसे चाहता है, लेकिन सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको अंदर की तरफ खींचेगा। यहाँ पर आ गया तो ये जाना तो ऐसे चाहेगा, लेकिन सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो इसको अंदर की तरफ खींच लेगा। ठीक है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो उसको अंदर की तरफ खींच लेगा। तो वही जो फोर्स है जो उसको अंदर की तरफ खींचेगा वही है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स F=mv²/r। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, आप लोग को ये भी पता होगा कि ये सन है, ये अर्थ है। अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये जो रिवोल्यूशन चालू है, ये रिवोल्यूशन कौन करा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स करा रहा है। जहां पर सर्कुलर मोशन होगा वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा।
जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वहां पर सर्कुलर मोशन होगा भैया, बहुत बड़ी बात है, लिख लो इसको कि सर्कुलर मोशन जहां पे वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जहां पे वहां पे सर्कुलर मोशन। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। चलिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स और क्या क्या करता है। तो देखो, ये तो हम लोग समझ लिए कि ये सन है, ये हमारा अर्थ है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, कौन से फोर्स की वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ये हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, कौन से फोर्स की वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो जहां पर भी सर्कुलर मोशन होगा वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वहां पर सर्कुलर मोशन होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का आपके किताब में इतना ही दिया है, और एक आग अगर क्वेश्चन आ भी गया तो क्या आएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज दिस, फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। बस इतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, इस टाइम पे इतना ही आएगा। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोगों ने कर लिया है। चलिए अभी केपलर के लॉ की तरफ बढ़ते हैं। केपलर के लॉ, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि केपलर के लॉ से पहले हम लोग को पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो देख लो कि ये मैंने क्या लिखा है, वो इसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले केपलर के लॉ किस पे बेस्ड है वो देखो। तो केपलर के लॉ किस लिए बेस्ड है? केपलर के लॉ इसलिए बनाए गए कि ग्रह कैसे, जो प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, ठीक है, कौन से पाथ पे मूव करते हैं, उन सब के बारे में, मतलब प्लेनेट के बारे में उन्होंने अपने लॉ बनाए थे, जो कि कुछ देर बाद देखेंगे। उसके पहले हम लोग को ये जो मैंने लिखा है ये पता होना चाहिए, तभी वो लॉ समझ आएगा। ठीक है, देखो ये कौन है। अब इस कोन में से अगर मैं ऐसे सीधा सीधा यहाँ से कट करूंगा, कट करके मैंने इसको ऐसे देखूंगा, तो मुझे कौन सा शेप दिखेगा? मुझे सर्कुलर शेप दिखेगा ना, सर्कुलर शेप दिखेगा, बोलो सर्कल दिखेगा ना, सर्कल। यहां से ऐसे सीधा सीधा जब मैं इसको कट करूंगा तो मुझे एक सर्कल दिखेगा, बरोबर। लेकिन अगर वही मैं इसको ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे कट करूंगा, ऐसे कट करूंगा, ऐसे ऐसे समझ आ रहा है, ऐसे कट करूंगा, थोड़ा टेढ़े में कट करूंगा, तो जब मैं उसको उठाऊंगा तो मेरे को कैसा दिखेगा? जब मैं इसको ऐसे उठाकर देखूंगा तो मेरे को ये ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ना। जब मैं उसको ऐसे कट करके ऐसे उठाकर ऐसे देखूंगा तो ये मेरे को ऐसा ही दिखेगा ना। अब सर्कल नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने उसको इंक्लाइंड प्लेन पे कट किया है। सर्कल कब तक दिखेगा? जब तक मैंने उसको स्ट्रेट कट किया था। अभी मैंने एक प्लेन पर कट किया है, तो ये जो शेप बना है ना, ये जो शेप अंडे जैसा इंक्लाइंड प्लेन पर करने की वजह से, इस शेप को बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं? एलिप्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर एन एलिप्स इज द कर्व, एलिप्स एक कर्व है, ऑब्टेन व्हेन अ कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। जब हम किसी कोन को एक इंक्लाइंड प्लेन पर कट करते हैं तो जो हमें शेप ऑब्टेन होता है, जो हमें शेप मिलता है, उस शेप को बोलते हैं एलिप्स। ठीक है, ठीक है, समझेगा, समझ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो एलिप्स की दो बातें आपको एक बात मेन रखनी है कि वो एलिप्स होता है जो कि शेप का होता है। ठीक है, इट हैज टू फोकल पॉइंट। इसके दो फोकल पॉइंट होते हैं, एक यहां पर होता है और एक यहां पर होता है। ठीक है, इसको बोल देते हैं F1, उसको बोल देते हैं F2। ये फोकल पॉइंट होते हैं। और अगर हम लोग फोकल पॉइंट का यहाँ पर फोकस भी बोल सकते हो, फोकल पॉइंट भी बोल सकते हो, दोनों सही है। और अगर हम लोग इसका प्लूरल लेंगे तो उसको हम लोग फोकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकाई। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट हैज टू फोकाई। ठीक है, या तो इट हैज टू फोकल पॉइंट, वो भी चलेगा। तो इसके दो फोकल पॉइंट होते हैं, पहला ये और दूसरा ये। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये F1 होता है, वो F2 होता है, दोनों फोकल पॉइंट होते हैं। किसके? एलिप्स के। एलिप्स क्या होता है? एक ऐसा शेप होता है जो कोन को इंक्लाइंड प्लेन पर कट करने के बाद मिलता है, उस शेप को बोलते हैं एलिप्स। ठीक है, तो चलिए अभी केपलर के लॉ पढ़ने के लिए हम लोग एकदम अच्छे से तैयार हैं, शुरू करते हैं। देखो, पहला लॉ तो सबसे आसान है, क्या बोलें इस लॉ को, बहुत आसान है। अच्छा, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। देखो ये जो लॉ हैं ये केपलर के नहीं है, ये लॉ टाइको ब्राहे के हैं। टाइको ब्राहे, ठीक है, टाइको ब्राहे कौन है? टाइको ब्राहे केपलर के टीचर थे, गुरु थे। तो जब ये सारी जो रिसर्च है, सारी ये प्लेनेट के बारे में, ये सब टाइको ब्राहे ने किए थे। फिर अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर नहीं रहे, तो उनका जो भी रिसर्च था वो सब केपलर ने ले लिया, और केपलर ने खुद उसके ऊपर रिसर्च करके उन्हीं का नोट्स
लेकर उन्हीं का नोट्स थोड़ा बहुत देखकर अपने लॉ बना दिए, ठीक है, चलेगा, वो तो बात की बात है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन एलिप्स। किसी प्लेनेट का जो ऑर्बिट होता है वो एलिप्स शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? एलिप्स शेप का होता है, ठीक है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन एलिप्स। किसी प्लेनेट का ऑर्बिट जो होता है वो एलिप्स शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? एलिप्स शेप का होता है। कौन से? एलिप्स शेप का, ठीक है। विथ द सन एट वन, सॉरी ये ऑन नहीं, वन है, ठीक है, एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब कि देखो हम लोगों ने देखा था दो फोकाई होते हैं ना, F1 और F2, दो फोकाई होते हैं F1 और F2। अब इसका जो शेप होता है, ऑर्बिट का जो शेप होता है वो कौन सा होता है? वो एलिप्स होता है। और इन दोनों फोकाई में से सन जो है किसी एक फोकाई पर प्रेजेंट रहता है, या तो वो F1 पे रहेगा या वो F2 पे रहेगा, किसी एक फोकाई पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सन किसी एक फोकाई पे प्रेजेंट रहेगा। सो इस टाइम पे हम लोग मान के चलते हैं कि सन जो है वो F1 पर प्रेजेंट है, ठीक है, सन F1 पर प्रेजेंट है। यही है केपलर का फर्स्ट लॉ। किसी प्लेनेट का जो ऑर्बिट है वो एलिप्स होता है और सन F1 और F2 मतलब दोनों फोकाई में से किसी एक फोकाई में प्रेजेंट रहता है। यही है फर्स्ट लॉ। चलिए सेकंड लॉ देखते हैं। अच्छा देखो, ये केपलर का सेकंड लॉ है। अच्छा केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है? देखो केपलर के सेकंड लॉ को समझने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। वो क्या बात है वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर ये जो ऑर्बिट है एलिप्स शेप का, इस एलिप्स शेप के ऑर्बिट में जो अर्थ का स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जो अर्थ का स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। इस एलिप्स में अर्थ का जो स्पीड है, स्पीड वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जब ये अर्थ अब देखो अर्थ यहाँ पर घूमेगा ना, तो हम लोग पहले मान लेते हैं यहाँ पर था अर्थ, ठीक है, अर्थ यहाँ पर है। अब जब ये अर्थ सन के क्लोजर होगा, जब अर्थ इज क्लोजर टू सन, तो उसका स्पीड जो है ना, उसका स्पीड क्या होगा? फास्टर होगा, ठीक है। स्पीड क्या होगा? फास्ट होगा। और जब यही अर्थ इज फार अवे टू सन, तो स्पीड जो है, स्पीड क्या होगा? स्लोअर होगा। समझे? कुछ समझाएगा? जब ये अर्थ, अब देखो सन, अब अर्थ ऐसे घूमेगा बरोबर, ऐसे घूमेगा। तो जब ये सन के क्लोज रहेगा, तो देखो सन के क्लोज है तो उसका स्पीड कैसा रहेगा? फास्ट रहेगा, मतलब यहाँ से फास्ट में मूव करेगा। और जैसे जैसे दूर जाते जाएगा स्पीड बढ़ते जाएगी, स्पीड घटते जाएगी, स्लो, फिर जैसे आएगा फास्ट, फिर स्लो फास्ट। समझा? जब ये जो अर्थ है सन के क्लोज रहेगा तो स्पीड फास्ट रहेगा, ज़्यादा तेजी से मूव करेगा। और जब सन से दूर रहेगा तो धीरे धीरे मूव करेगा, ठीक है। तो देखो सेकंड लॉ क्या बोलता है? केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरियाज भी इसको बोला जाता है। अब मुझे बताओ, देखो ये पहले अर्थ अपना यहाँ पर था, कभी ना कभी घूम रहा है तो कभी ना कभी यहाँ पर जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला गया। ये अपना सन है एस, ठीक है, ये अपना सन है एस। अब जब ये ए से बी पर चला गया, अर्थ जो है ये अर्थ है, अर्थ ए से बी पर चला गया। तो ए से बी पर जाने में इसको कुछ तो टाइम लगा होगा, हम लोग मानकर चलते हैं ए से बी पर जाने में उसको 1 महीना लगा, ठीक है, ए से बी पर जाने में उसको 1 महीना लगा। अब उसको 1 महीना जो लगा है तो इसमें इसने कितना एरिया कवर किया? तो देखो एरिया ये वाला कवर किया, ये वाला एरिया कवर किया बरोबर, ये वाला एरिया कवर किया, तो ये वाला एरिया उसने कवर किया, ठीक है। अब जैसे जैसे ये दूर जाएगा इसका स्पीड स्लो होते जाएगा। मान लो अब ये यहां पर आ गया, सी पर आ गया, ठीक है, सी पर आ गया। अब सी से मान लो डी पर जाएगा, डी पर मतलब यहां पर, तो सी से डी पर जाने में भी मान लो उसको 1 महीना ही लगा। यहां पर भी उसको कितना टाइम इंटरवल था? यहां पर भी उसका टाइम इंटरवल 1 मंथ ही था, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होगा, जो सी
एस डी को मिलाकर बना, ये वाला जो एरिया होगा, तो ये दोनों एरिया उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 महीने में ये, 1 महीने में ये। अरे देखो भैया, जब ये अर्थ के जब ये अर्थ सन के क्लोज रहेगा, पास रहेगा, तो स्पीड ज्यादा होगा। तो देखो ये वाला जो रेडियस है वो ज्यादा कवर करेगा, ये जो सर्कमफ्रेंस है वो ज्यादा कवर करेगा ना, क्योंकि स्पीड ज्यादा होगा। और यहां पर ये थोड़ा कम कवर करेगा, ये सर्कमफ्रेंस थोड़ा कम कवर करेगा क्योंकि स्पीड स्लो होगा। तो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, इसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया है, 1 मंथ, दोनों 1 मंथ में कवर किया है। तो जो ये दोनों एरिया है वो भी इक्वल होते हैं। देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स मतलब कवर करना, ठीक है। इक्वल एरिया कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो सन है, ये जो अर्थ है, ये जो सन और अर्थ को जोड़ने वाली लाइन है, वो इक्वल एरिया कवर करती है। इसका मतलब पता है, इसका मतलब एरिया किसका, एरिया एस ए बी बराबर होगा किसके, एरिया एस सी डी के, पी नहीं डी। ये वाली लाइन लिखन की आती है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। समझा? जो प्लेनेट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करने वाला है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए थर्ड लॉ देख लेते हैं, केपलर का थर्ड लॉ। ये केपलर का थर्ड लॉ वही है जो आप लोग को पहले से पता है। सही बोल रहा हूँ, ये आपको पहले से पता है, सही बोल रहा हूँ, मान लो मेरी बात, ये आपको पहले से पता है। देखो ध्यान से, केपलर थर्ड लॉ, जिसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं। सिंपल से समझो, ये केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये केपलर का थर्ड लॉ ये बोलता है कि इस प्लेनेट का सन के चारों तरफ जो चक्कर मारना है, जो चक्कर मारने का जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड इसके डिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब इसके डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा चक्कर मारने में। अरे भैया, ये अर्थ है, ठीक है, मुझे बताओ, ये अर्थ है और यहां पर हम लोग एक और प्लेनेट ले लेते हैं। मान लो ये जुपिटर है, मान लो ये कौन है, इधर कौन है, जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर है ना। तो जुपिटर लाल कैसे हो सकता है, चलो मैं उसको हरे से बता देता हूँ। ये जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर। अब मुझे बताओ, ये सन है, सन तो फिक्स है ना, सन तो फिक्स है, सन थोड़ी किसी के चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है वो देखो, ये वाला डिस्टेंस है वो देखो, और ये वाला डिस्टेंस वो देखो, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। जुपिटर का सन से डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए जुपिटर का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, देखो टाइम पीरियड उस समय को बोलते हैं टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। टाइम पीरियड कौन सा समय होता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा ना, जुपिटर का टाइम पीरियड ज्यादा होगा। क्यों टाइम पीरियड ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ना उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको ज्यादा कवर करना पड़ेगा। उसका डिस्टेंस सन से ज्यादा है तो उसको टाइम पीरियड मतलब उसको रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में ज्यादा समय लगेगा। और अर्थ का जो डिस्टेंस सन से है वो कम है, इसलिए उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा। इसका मतलब सन का जो टाइम पीरियड है वो कम होगा और जुपिटर का टाइम पीरियड ज्यादा होगा। ये टाइम पीरियड कम होना, टाइम पीरियड ज्यादा होना कौन से बात पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड कम होना, टाइम पीरियड ज्यादा होना इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो प्लेनेट है वो सन से कितने दूर है। जो प्लेनेट है वो सन से कितने दूर है, समझ रहे हो, जो प्लेनेट है वो सन से कितने दूर है। अब यहां पर मान लो, यहां पर अगर सैटर्न होता तो सैटर्न को और ज्यादा टाइम लगता, क्योंकि वो सन से और ज्यादा दूर है, वो सन से और ज्यादा दूर है, इसलिए सैटर्न को और ज्यादा टाइम लगता। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। कौन से डिस्टेंस के, अर्थ के, मतलब जो प्लेनेट है उसके और सन के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये ऐसे पावर 1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, पावर 1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। टाइम पीरियड का स्क्वायर डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड का स्क्वायर डिस्टेंस के
क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के क्यूब के। यही जो लॉ है, यही केपलर ने लिखा है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन। बोलो समझ आया? आसान है, कुछ ऐसा नहीं है, बस ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ते जाएगा ना, सिंपल सी बात है, उसको ज्यादा पाथ कवर करना रहेगा। इसीलिए देखो यहाँ पर हम लोग का जो ये पूरा एक रिवॉल्यूशन उनमें 365 दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं, लेकिन हमारे जो शुक्र और बुध है, ठीक है, वो दोनों जो है उनको यहाँ से कम टाइम लगता है। कम टाइम क्यों लगता है? क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है सन से वो कम है, इसलिए उनको जो रिवॉल्यूशन है वो कम करना पड़ता है, इसलिए उनको टाइम पीरियड कम लगता है। सिंपल सी बात है, समझा क्या? बोलो, केपलर का थर्ड लॉ समझा? आई होप आप लोग को समझा होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एस्केप वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है? एस्केप वेलोसिटी, मेरे को चांद पर जाना है, मैं उड़ने का ट्राई करता हूं। अरे मैं चांद पर क्यों नहीं जा पा रहा? ऐसा क्यों? मैंने तो टीवी में देखा है, जैसे सुपर हीरो ऐसे उड़ता है वो चांद पर पहुंच जाता है, तो मैं क्यों नहीं जा पा रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास एस्केप वेलोसिटी नहीं है। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या? देखो अभी मैं ऊपर उड़ने का ट्राई कर रहा हूं, तो मेरे को नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। तो मैं जिस इनिशियल वेलोसिटी से चांद पर जाना चाहता हूं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को इफेक्ट नहीं कर पा रही, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर नहीं जा पा रही है, ये अपना अर्थ है। मैं यहां पर खड़ा हूं, ये अपना मून है, मुझे अर्थ से चांद पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे सुपर हीरो की तरह उड़ूंगा, लेकिन उड़ नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मुझे अपनी ओर खींचेगा, मुझे जाने नहीं देगा। अगर वो मुझे जाने नहीं देगा तो हमने तो देखा है जब हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट तो बड़े आराम से ऐसे शू करके चले जाता है। हाँ चले जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास एस्केप वेलोसिटी है। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या है? ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, भाग जाए। कहां से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से भाग जाए, ऐसी इनिशियल वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी। अरे भैया इनिशियल वेलोसिटी कुछ दोगे तभी तो ऊपर जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम मतलब देखो, दो तीन मत लेना, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, इनसे कुछ नहीं होगा। अरे भैया वो खींच ही रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, खींच ही उतने से रहा है, तो उससे ज्यादा का लोगे। तो देखो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी टू एस्केप द ऑब्जेक्ट को भगाने के लिए। कहां से एस्केप करने के लिए? कहां से भगाना है? फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैसिव बॉडी, मतलब कि इस अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से इस ऑब्जेक्ट को भगाने के लिए एस्केप करने के लिए जो मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी चाहिए रहता है, उस इनिशियल वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। समझा क्या? आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। अच्छा, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एस्केप वेलोसिटी ये क्या है? ये एस्केप वेलोसिटी देखो, VE एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? √2gm/r। अब ये g तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट रहेगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। और ये m क्या है? तो देखो यहां पर m देखकर अर्थ का मास मत बोलना, क्योंकि अर्थ का मास नहीं है, ये वो मास है जिस मैसिव बॉडी से हम लोग को एस्केप करना है। जैसे अगर मेरे को अर्थ से एस्केप करना है, मुझे पता करना है कि अगर मेरे को मेरा स्पीड चाहिए, अगर मेरे को इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से जो कि इसने बना रखा है, जो कि मेरे को जाने नहीं दे रहा है, जैसे मैं ऊपर उछलता हूं ये बार बार मुझे अपनी तरफ खींच लेता है, तो मुझे उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है। तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे को एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो वो मैं इसमें कैलकुलेट करके निकालूंगा। अर्थ से निकलने की बात हो रही है, तो ये 2 × 6.67 × 10⁻11 इंटू मास m किसका रखेंगे? अरे भैया m किसका रखेंगे? जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है, मुझे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है, तो मैं
अर्थ का m रखूंगा ना, वो कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन r। r क्या है 6, r मतलब डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब अगर मेरे को यहां से निकलना है, ये एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास है, एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास है, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये भी आप लोग को नहीं पता होगा, इसलिए 11वीं 12वीं में पढ़ लेना उसको। अभी मैंने इसलिए आप लोग को समझ आ जाए इसलिए सेंटर लिखा है, ठीक है। तो देखो ये सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस मतलब रेडियस कितना होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। तो ये एस्केप वेलोसिटी यहां से निकल जाएगी अर्थ की। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर है वो किलोमीटर में निकाला गया। तो एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ कितना आया 11.2 किलोमीटर आया, किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये आया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये एस्केप वेलोसिटी है किसका, अर्थ का। कि अगर मेरे को अर्थ से बाहर निकलना है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है, तो मेरा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इतना होना चाहिए, यानी कि मेरे को 1 सेकंड में लगभग 11 किलोमीटर दूरी तय करनी है। 1 सेकंड में लगभग 11 किलोमीटर दूरी तय करनी है, समझ आया, ठीक है। तो अब अगर ऐसे ही जैसे मैंने अर्थ का निकाला वैसे ही हम लोग मास मतलब मून का भी निकाल सकते हैं। मून का एस्केप वेलोसिटी कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को मून का रेडियस पता होना चाहिए, मून का मास कितना है वो पता होना चाहिए, उससे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि मून का आप लोग एक बार निकाल कर चेक कर लीजिएगा, मून का एक बार आप लोग निकाल कर चेक कर लीजिएगा। सो ये क्या है, ये है r, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आई होप आप लोग को ये समझ गया होगा, बोलो समझा। एस्केप वेलोसिटी ऐसी इनिशियल वेलोसिटी जिससे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल सकता हूँ। इसका फॉर्मूला भी ये है, ये m अर्थ का मास नहीं है, ये m उस बॉडी का मास है जिस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड से हम लोग को बाहर निकलना है। अगर मैं मार्स पर चला गया, अगर मैं मार्स पर, मंगल ग्रह पर चला गया, तो वहां की ग्रेविटेशनल फील्ड, वो भी तो फोर्स लगाएगा, तो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से मेरे को बाहर निकलने के लिए जो मास, तो यहाँ पर मास में उस टाइम पे मंगल का रखूंगा और ये r उस टाइम पे मंगल ग्रह का रखूंगा, ठीक है। जिस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है ये m उसका है और ये r भी उसका है। देखो मास ऑफ द बॉडी टू बी एस्केप्ड फ्रॉम, जिस बॉडी से हमको एस्केप्ड करना है उस बॉडी का मास यहाँ पे रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखेंगे। आई होप आपको मजा बहुत आया होगा। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उनमें ज्वाइन ज़रूर होना, समझ में होना बात को, ठीक है। चले मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।